सो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये वाला टॉपिक जो है यहाँ तक डिस्कस किया था. ओके, सो यही हम लोग एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे. आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस. बाद में मैं आपको वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा. रेशियो. So let's see. Value means the function. We have to list out total number of functions which we are going to add in our application. तो suppose अगर मैं 50 फंक्शन अगर अपने एप्लीकेशन में ऐड करने वाला हूं, तो वो 50 में से कौन से ऐसे फंक्शन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम के है कस्टमर के लिए, जो कस्टमर बार बार यूज़ करने वाला है, और कौन से ऐसे फंक्शंस है जो कस्टमर ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाला है. ये फर्स्ट पॉइंट होगा. और जो कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा काम के फंक्शंस है, उसको डेवलप करने के लिए डेवलपर को अपने कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो उसको हम लोग कॉस्ट फैक्टर से मेजर करते हैं. वैल्यू जो डेवलपर डेवलप कर रहा है उसका कस्टमर के लिए कितना वैल्यू है वो फंक्शन का. तो जो फंक्शंस के वैल्यू हाईएस्ट रहेंगे वो वाले फंक्शंस को हम लोग हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं, उसको सबसे पहले हम लोग बनाने का ट्राई करते हैं. और जिसका लीस्ट वैल्यू रहेगा उसके ऊपर हम लोग अपने थोड़े कम एफर्ट्स डालते हैं, बिकॉज वैल्यू कम है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से. मतलब कस्टमर के लिए वो ज़्यादा काम का फंक्शन नहीं है, या वो फीचर जो आप सॉफ्टवेयर में ऐड कर रहे हो वो ज़्यादा काम का नहीं है. तो वैल्यू ऑलवेज कम्स फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, और जो कॉस्ट है ये आएगा डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू. जो फंक्शन मुझे डेवलप करना है, जो फंक्शन वी कैन से कि जो फंक्शन कस्टमर को रिक्वायर्ड है, उसको डेवलप करने का आपका कॉस्ट कितना आएगा. सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि कस्टमर को सपोज एक ऐप डेवलप करना है, कॉलेज वेबसाइट या ऐसा कुछ चीज़ें डेवलप करना है. अब उसमें अगर मैं एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन डाल रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन होने का बहुत ज़्यादा वैल्यू रहेगा, लेकिन वो उनके लिए वो फंक्शंस वैल्यूएबल कब तक रहेंगे, जब तक उनका एडमिशन नहीं हो जाता. एक बार उनका एडमिशन हो गया उसके बाद हम लोगों को इन बिटवीन सेमेस्टर कोई काम के नहीं है. वो फंक्शन हम लोग है जब तक हम लोग बात कर रहे हैं कि हाँ कोई एडमिशंस प्रोसेस, एक बार एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया उसके बाद जो कस्टमर्स या यूजर्स हैं हम लोग के, उसके लिए वो फंक्शंस का कोई वैल्यू नहीं है जब तक वापस नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको एडमिशन ना लेना पड़े. तो सर्टन फंक्शंस भी है जिसके लिए कस्टमर या क्लाइंट्स या यूजर्स का वैल्यू हाईएस्ट होगा. तो अगर कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस चल रहा है तो वो टाइम पे कॉलेज वेबसाइट पे एडमिशन रिलेटेड जो फंक्शंस है उसका वैल्यू हाईएस्ट रहेगा. और वो टाइम पे आपको अपना कॉस्टिंग जो है, अपने साइड से एफर्ट्स जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे, कि बाकी के अगर कॉलेज के जो प्रिंसिपल का मैसेज, क्या इवेंट्स, ये वो फालतू चीज़ें अगर ना भी आए तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो टाइम पे आपका मेन फोकस, डेवलपर का मेन फोकस किस पे होना चाहिए कि एक साथ अगर 1000-2000 स्टूडेंट्स एडमिशन लेने का ट्राई कर रहे हैं तो वो एडमिशन जो है, एडमिशन प्रोसेस स्मूथ होना चाहिए, बिकॉज कॉलेज का मेन रिवेन्यू डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज एडमिशंस. तो अगर एडमिशंस में अगर प्रॉब्लम होता है या एडमिशन स्टूडेंट्स प्रॉपर नहीं ले पाते हैं तो कॉलेज का डायरेक्टली रिवेन्यू लॉस होता है. तो दैट मीन्स कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू और प्रोफेसर या कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड जो फंक्शंस रहेंगे दोज कंटेन्स द हाईएस्ट वैल्यू. और अब ये एडमिशन प्रोसेस अगर मैं डेवलप करूंगा तो वहाँ पे मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास से ऑनलाइन उनके एक फॉर्म फिल करा के लूँगा, स्कैन्ड उनके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जो हम लोग नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे कि हाँ उसका एक फोटो है, एक 12th का मार्कशीट रहेगा, 10th का मार्कशीट रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये हम लोग एक्सेप्ट करेंगे पीडीएफ में कन्वर्ट करके, और वो डेटा आपका कहीं पे तो डेटाबेस पे स्टोर हो रहा है. तो ये सारे आपके एफर्ट्स, ये सब आपका कॉस्ट लगेगा, कि जहाँ पे आपको डेटाबेस टेबल्स में डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ फाइल्स भी सेव करना है, साथ में स्टूडेंट ने जो बेसिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में दिया है, और उसके साथ में एक उसने अपना फोटो दिया है जो जेपीजी फॉर्मेट होगा. तो दैट मीन्स आपका कॉस्टिंग कितना लगेगा एक फॉर्म भरने के साथ में,
डेटाबेस में आपको 3 अलग अलग टाइप का डेटा सेव करना है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा, जेपीजी इमेजेस और पीडीएफ डॉक्यूमेंट। और ये सब आपको एक क्वेरी के थ्रू सेव करना है। और एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब ऑफिस स्टाफ या प्रोफेसर्स जब उसको एक्सेस करने की ट्राई करेंगे तो एक ही क्वेरी में आप उसका टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, इमेज और पीडीएफ डॉक्यूमेंट तीनों आप फेच करके वहां पे दोगे, तब तो कॉलेज या प्रोफेसर्स जो है, कॉलेज स्टाफ जो है या प्रोफेसर्स उसको वेरीफाई कर पाएंगे। सो यहाँ पे डेवलपमेंट कॉस्ट भी हम लोगों का हाई रहेगा और कस्टमर या यूजर्स के लिए इसका वैल्यू, तो ये एक वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो हो गया। सेम वे हम लोगों ने देखा था कि अगर मैं हम लोग ओला एंड उबर का बात किया था लास्ट टाइम, तो ओला और उबर में जब हम लोग राइड बुक करते हैं तो आपको वहाँ पे गूगल मैप दिखता है कि आपका राइड 2 मिनट में आप तक पहुँच सकता है, 5 मिनट में पहुँच सकता है। या अगर मैं राइड बुक करने की ट्राई कर रहा हूँ तो मेरे आजू बाजू में कितने राइड्स अभी अवेलेबल है जो फ्री है, तो अगर मैं बुक करूंगा तो कितना जल्दी मुझे एक राइड अवेलेबल हो सकता है। तो ये सब आपको गूगल मैप पे दिखता है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि गूगल मैप्स जो आपको ओला एंड उबर में राइड बुकिंग के टाइम पे आता है, उसके लिए उसका वैल्यू कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है, बिकॉज कस्टमर को इजीली पता चलता है कि कौन से रास्ते से राइड आ रहा है, अगर मुझे डेस्टिनेशन पे जाना है तो कौन से रास्ते से जाना चाहिए। जो ऐप है ओला या उबर का वो मुझे बता रहा है कि नहीं, कि ड्राइवर मुझे करेक्ट डायरेक्शन में लेके जा रहा है कि नहीं। अगर मैं अपने पेरेंट्स या अपने सिस्टर के लिए और किसी के लिए अगर राइड बुक करता हूँ तो मैं कंटिन्यूसली उनको ट्रैक कर सकता हूँ कि वो कहाँ तक पहुँचे, कितने टाइम में डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे, करेक्ट रूट पे जा रहे हैं नहीं जा रहे, ये सारे पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पे वैल्यू जो है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल मैप्स का ओला एंड उबर में वो बहुत हाईएस्ट है। लेकिन उनके सामने मुझे गूगल मैप पे डेवलपमेंट ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ फंक्शंस जो आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो ना वो गूगल मैप बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है आपको। दैट मीन्स डेवलपमेंट कॉस्ट मेरा मिनिमम है, या यू कैन से डेवलपमेंट कॉस्ट इज लीस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट ओला एंड उबर में मैप वाला फंक्शन। तो आप देखो कि बहुत सारे फंक्शंस आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे उसके अंदर ऐसे हो सकते हैं जिसका कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू हाईएस्ट है, और डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट के जो एफर्ट्स उसमें लगेंगे वो बहुत कम है। सो वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो में हम लोग यही निकालते हैं, कस्टमर वैल्यू कितना है जो फंक्शन हम लोग बनाएंगे डिवाइड बाय वो वैल्यूएबल फंक्शन डेवलप करने के लिए डेवलपर का कॉस्ट कितना जा रहा है, और उसका जो फाइनल नंबर आएगा वो नंबर्स को हम लोग यहाँ पे एक टेबल में डालेंगे और उसके बेस के ऊपर मुझे पता चलेगा कि मुझे कौन से फंक्शंस पहले बनाने हैं, कौन से बाद में बनाने हैं। वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो V/C बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रहना चाहिए। और आप जब अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो वहाँ पे भी आप कौन से फंक्शंस पहले ऐड करेंगे ना, वो आपको भी ये V/C पैटर्न के थ्रू निकालना है। और एक ऐसा टेबल आप वहाँ पे लगाओ जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है आपके प्रोजेक्ट के। तो हर कोई अगर ऐसा एक्सप्लेन नहीं करेगा, लेकिन आपने ये थियोरेटिकल पार्ट जब आप अपने प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट में ऐड करेंगे ना, दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट एक्सटर्नल के सामने जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प कर सकता है। सो बेटर कि जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आप वो पैटर्न फॉलो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैटर्न्स फॉलो करना। ओके नेक्स्ट, अभी हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग के पास SDLC मॉडल्स आते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स। बहुत सारे टाइप के अलग अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं, और जिसमें से अगर आप देखेंगे एक आपको यहाँ पे दिया है दैट इज अजाइल मेथड। ओके एक बार हम लोग इसका डेफिनेशन समझते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओके सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक डेफिनेशन मिलेगा अजाइल का, एंड आई वांट यू ऑल टू नोट इट डाउन द डेफिनेशन। हम लोग एक दो डेफिनेशंस जो डिस्कस करेंगे क्या होगा वो आपको यहाँ पे नोट करना है। एक दो हम लोग देखते हैं प्रॉपर वाले कौन से है वो।
और जिसमें से बेस्ट हम लोगों को लगेगा वो एक याद रखेंगे हम लोग, बिकॉज आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें भी आपको पता होना चाहिए। ओके, ये वाला देखो बहुत काम का है। इसी को हम लोग समझते हैं एक बार। अजाइल के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के पैटर्न्स आते हैं। ओके, आप अजाइल के अंदर लिख दो अजाइल। अजाइल मीन्स एक डायनेमिक अप्रोच होता है बेसिकली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कहीं पे, यहाँ पे आपको वही दिया हुआ है, लेकिन एक डायनेमिक अप्रोच रहता है जहाँ पे हम लोग मल्टीपल टाइप के SDLCs अपना प्रोजेक्ट पैटर्न जैसे चेंज होगा वैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक वर्ड दिया हुआ है स्प्रिंट्स। ओके, ये हम लोग दो वर्ड समझते हैं। ये आप डेफिनेशन लिख दो एक बार, तो पुट इट डाउन दिस डेफिनेशन। ब्राउजर विजिबल है ना सबको? यस सर। ओके, नोट डाउन दिस। एंड प्लीज हाईलाइट ऑन दिस वर्ड स्प्रिंट। ये क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। और आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज आज जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो सेम आपको आगे के चैप्टर जो हम लोग समझेंगे उसके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आज का टॉपिक अगर नहीं समझ में आया तो आगे के लेक्चर्स में कंफ्यूजन होते जाएगा। सो बेटर कि आप बहुत क्लियरली सुने कि आज मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। सो आई होप ये आपका इतना नोट करके हो गया, फर्स्ट दो लाइंस इतने। ओके, उसके साथ में यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको दो वर्ड्स और नोट करना है, स्क्रम एंड एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। ये दो वर्ड्स नोट करो, सारे नहीं देखेंगे हम लोग। स्क्रम एंड एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, XP बोलते हैं इसको। आपने वर्ड सुना रहेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। बाकी के जो है वो जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग साथ में देखेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दिस मच। स्क्रम कैसे वर्क करता है वो देखते हैं हम लोग, बिकॉज वो अगर समझ में आया तो आपको इजीली और सारी चीजें समझ में आएंगे। हाँ, यहां पे अगर आप देखेंगे इफ यू नोटिस दिस डायग्राम, क्या बता रहा है? ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक टारगेट डिफाइन होगा, बराबर है, और वो टारगेट के बेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली देखेंगे कि हाँ ये टारगेट आपका जो है वो आपको अचीव करना है बस, और उसी के सामने हम लोग काम करेंगे। मतलब हम लोगों ने आप देखो कि एक ही डायरेक्शन में हमको देखना है और कोई डायरेक्शन में हम लोगों को नहीं देखना है। ये होता है ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो स्टार्टिंग से हम लोग यूज करते हैं। अब जब हम लोग अजाइल की बात करते हैं ना तो ये डायनेमिक होता है, जैसे मैंने आपको बोला इट्स अ डायनेमिक टाइप, या हाइब्रिड हो गया। हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर SDLCs, और उसको कंबाइन करके हम लोग अपना एक कस्टमाइज SDLC बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग को क्या बोला, हाइब्रिड अप्रोच हम लोग यहाँ पे अजाइल में फॉलो करते हैं। लाइक जहाँ पे एक विजन होता है, ओके, यहाँ पे टारगेट है। टारगेट मतलब मैंने बोला है कि ओके हम लोगों को स्टूडेंट लॉगिन बनाना है, स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म बनाना है, दैट्स इट। विजन है, विजन का मतलब है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हम लोगों को कॉलेज सिस्टम जो है फिजिकल सिस्टम उसको पूरा डायनेमिक करना है। मतलब वहां पे कोई एक स्पेसिफिक एम नहीं है मेरा कि मुझे स्टूडेंट का लॉगिन बनाना है और उनके एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन करना है। मैंने इतना नहीं बोला है, मैंने बोला स्टूडेंट्स का सॉरी कॉलेज सिस्टम जो है वो फिजिकल जो डिपेंडेंस है उसका वो कम करके हम लोगों को उसको वर्चुअली ज्यादा अपडेट करना है, अपग्रेड करना है। तो वो टाइम पे हम लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता है कि हम लोग
कौन से डायरेक्शन में एग्जैक्टली हम लोग अपना काम चालू करें और वो कैसे हो सकता है। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा थोड़ा अपने साइड से अप्रोचेस कुछ स्टार्ट करेंगे। थोड़े थोड़े अपने साइड से अप्रोचेस, मतलब मैं देखूंगा कि जो सर्टन जो एडवांस कॉलेजेस है एज कंपेयर टू आर कॉलेज, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है, उनके जो कॉलेज के सिस्टम्स है वो कैसे काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या फंक्शंस वहाँ पे दिए हुए हैं जो इतने काम के हैं कि जिससे वो लोग अपना जो वर्क है वो बेटर कर पाते हैं। उनके जो स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स एक बेटर एडवांटेज ले पाते हैं वो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। तो सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि उनके स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करने का फैसिलिटी है, एक लॉगिन मिलता है, ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन का फैसिलिटी है, जो वो टेस्ट असाइनमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करते हैं उसका जो रिपोर्ट है, रिजल्ट है, वो उनको ऑनलाइन मिल जाता है। बराबर है। तो ये सब हम लोग के पॉइंट्स हो गए कि हाँ हम लोगों ने क्या किया और उसके सामने कैसे प्रोसेस हम लोगों का चल रहा है। और वैसे ही हम लोग और यूनिवर्सिटीज़ का देखेंगे कि उन्होंने अपने वेबसाइट पे क्या अलग चीज़ें किए हुए हैं जो हम लोग भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे एक ब्रॉड डायरेक्शन में हम लोग चालू करते हैं। अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग जगहों से हम लोग सीखते हैं कि वो लोग कैसे ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने प्रोफेसर्स को। तो हम लोग अपने सिस्टम में क्या चेंजेस ला सकते हैं ये देखते हैं हम लोग। और उसके साथ हम लोग टाइम टू टाइम अपडेट करते जाते हैं अपना एग्जिस्टिंग सिस्टम को। मतलब पहले से डिसाइडेड नहीं है कि हम लोग को इतना ही बनाना है और ये ही बनाना है। हम लोग आजू बाजू से सीखते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो एडवांस टूल्स हम लोग भी कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए, वो देखते हैं हम लोग। और उसको वापस हम लोग इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई करते हैं इन आर एग्जिस्टिंग, और जिस जो सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप करने वाले हैं उसके अंदर। तो बेसिकली ये पैटर्न होता है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय अजाइल प्रोजेक्ट्स। डायनेमिक होता है, टाइम टू टाइम हम लोग उसमें जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें चेंजेस करते हैं। और किसी का अगर बेटर टेक्नोलॉजिकल साउंड करता है उनका सॉफ्टवेयर, तो उसमें से कुछ फंक्शंस हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, हम लोग के एग्जिस्टिंग कुछ ड्रॉप कर सकते हैं हम लोग। ये सारा काम चलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने कुछ बनाना चालू किया, फिर वापस कुछ उसमें से रिक्वायर्ड नहीं था या पुराना था वो निकाल दिया, फिर वापस हम लोग उसमें कुछ नया ऐड करने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये पैटर्न चलता है कि बहुत बार हम लोगों ने बहुत सारी नई चीज़ें ऐड किए, कुछ हटा दिए, वापस कुछ नए ऐड किए, एग्जिस्टिंग कुछ चीज़ें हैं उसको मॉडिफाई किया सो दैट वो करंट ट्रेंड्स के हिसाब से मैच करे, ये सब के लिए। सो आई होप आपको समझ में आया। ये दो जो दिए हुए यहाँ पे लिखो, ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नोट इट डाउन दिस, और जो पॉइंट्स दिए वो पॉइंट्स लिख दो। ये जो है ये SY BSCIT जो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा था उसका नोट्स है। और उसके अंदर भी इफ़ यू नोटिस अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नाम का एक टॉपिक था आपका। नाउ आई डोंट रिमेम्बर आपने वो टॉपिक पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बट था हम लोगों का वो टॉपिक। अब उसके अंदर हम लोगों ने एक वर्ड अभी नोट डाउन किया था, दैट इज स्क्रम। So, if you notice this diagram, I want you just to study this diagram once, और आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे ये डायग्राम क्या है। और जो भी आज आए हैं, लास्ट लेक्चर नहीं थे, आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूज, आई वांट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू गाइस, जिसको मैं पूछूंगा। ध्यान से एक बार पढ़ो, इसको स्क्रम बोलते हैं हम लोग। स्क्रम, SCRUM, स्क्रम प्रोसेस। एक्सप्लेन करता हूँ, एवरीवन लिसन केयरफुली। समझ से हम लोग स्क्रम कैसे वर्क करता है। डायग्राम सबको कंप्लीट डायग्राम विजिबल है, आई होप। ओके, यस सर। अब हाँ, सो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या बता रहा है ये,
इफ यू नोटिस हियर, हम लोग के पास इनपुट आया फ्रॉम कस्टमर्स, और जो हम लोगों के दूसरे टीम्स रहेंगे, मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स जो आपके काम कर रहे हैं, ये सबके पास से कंबाइन इनपुट्स है। मतलब कस्टमर ने आपको बोला है कि ओके आपको कोई फंक्शंस ऐड करना है, अब डेवलपर साइड से वो ऐड नहीं हो रहा है, या ऐड किए थे लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है, या फिर आप जो ऐड करने के लिए टाइम दे रहे हो वो टाइम इनफ नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, वी हैव इनपुट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स फ्रॉम डिफरेंट टीम्स एज वेल एज कस्टमर्स, जिसके साथ या जिसके लिए आप वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ओके, तो सपोज कि लेट्स टेक एग्जांपल कि जैसे अगर हम लोग कोई एक फेसबुक टाइप एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे वी हैव मेनी डिफरेंट कस्टमर्स और यूजर्स, राइट। और सॉरी हम लोग कोई जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनता है उसका एग्जांपल लेते हैं। समझो कि जैसे हम लोगों ने कोई एक बड़े से मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, तो अब मुंबई यूनिवर्सिटी में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट पीपल्स हु ऑलवेज कम्स अप विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। सो वहाँ पे कोई एक अलग से एडमिशन डिपार्टमेंट है, कोई एक डिपार्टमेंट है जो बाहर की यूनिवर्सिटी से जो लोग मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की ट्राई करते हैं उनको हेल्प आउट करते हैं, या मुंबई यूनिवर्सिटी में से कोई लोग जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का ट्राई करते हैं तो यहाँ से उनके जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सब देते हैं, या बाहर के यूनिवर्सिटी से यहाँ पे आते हैं तो उनको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग कभी कोई कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो हम लोगों ने जो रिजल्ट्स वहाँ पे सबमिट किए वो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे, कि आपने कोई कंपनी में जॉब, जब आपका जॉब सिलेक्शन हुआ वो टाइम पे आपने जो सर्टिफिकेट्स सबमिट किए वो ओरिजिनल है कि नहीं। बाद में जो एडमिशन प्रोसेस चलता है वो तो होता ही है, एग्ज़ाम प्रोसेस चलता है, और यूनिवर्सिटी के बाकी के जो एक्टिविटीज़ होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, और भी बहुत सारे टाइम पास चलते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होते हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे जो प्रोफेसर्स है वो संभालते हैं। एडमिशन डिपार्टमेंट अलग होता है, रिजल्ट जनरेशन डिपार्टमेंट अलग होता है, एग्ज़ाम डिपार्टमेंट अलग होता है जो पेपर सेटिंग या पेपर सिक्योरली पहुँच रहे हैं। उसके बाद में जो इवेल्युएशन डिपार्टमेंट होता है, मतलब एक बार अगर एग्ज़ाम्स हो गए तो कितने टाइम में आपका रिजल्ट जनरेट होना चाहिए। कोई एक स्टूडेंट का रिजल्ट अगर जनरेट हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम है, उसने रिवैल्यूएशन का अगर वापस फॉर्म भरा है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, ये आपको ऑनलाइन होना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये बहुत सारे काम जो है आपके ये ऑनलाइन हो रहे हैं अभी, और उसके लिए सॉफ्टवेयर जो बन रहा है वो बहुत बड़ा बन रहा है। तो जब हम लोग इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं या बना रहे हैं, when we are in between that process, so at that point of time we might be getting n number of different requirements or new requirements, existing requirements we already have, और उसके लिए हम उसके ऊपर हम लोग काम भी कर रहे हैं, बट उसके साथ we might be getting some new requirements as well every other day। तो यहाँ पे क्या है, we are continuously getting some inputs from our customers and the other teams जो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स, और ये सब अपने इनपुट्स जो है ये किसको देंगे, वो अपने इनपुट्स प्रोडक्ट ओनर को। प्रोडक्ट ओनर मतलब जो मेन ओनर है, जो पूरा प्रोडक्ट को संभाल रहा है। पूरा प्रोडक्ट को संभालने का मतलब जो पूरा स्टार्ट टू एंड सारे चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है। सो जैसे अगर हम लोग बोलेंगे कि कॉलेज में प्रिंसिपल प्रोडक्ट ओनर हो गए, क्योंकि पूरे कॉलेज को हैंडल करने का, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा वो देखने का, मॉनिटर करने का, कौन सा काम कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है, अपडेट्स लेने का, कौन सा काम डिले हो गया है, ये सब किसके हाथ में रहता है, प्रिंसिपल के हाथ में। अब उसके साथ में यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, प्रोडक्ट बैकलॉग है। हम लोगों ने एक SDLC अप्रोच देखा था, इटरेटिव, प्रीवियस लेक्चर्स में। तो इटरेटिव अप्रोच में क्या होता है बेसिकली, कि हम लोग एक बहुत बड़ा जो अगर प्रोजेक्ट है, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए आपको पूरा एक अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो एक वन गो में वो नहीं बन सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे 10, 20, 50, 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे,
और ये जो 10 पार्ट है, सपोज को एक प्रोजेक्ट के 10 पार्ट हम लोगों ने बनाए, 10 टुकड़ों में हम लोगों ने वो प्रोजेक्ट को डिवाइड किया। तो अभी आपके प्रोजेक्ट में 10 पार्ट या 10 इटरेशंस है, मतलब एक सेम काम, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ये सेम काम आप 10 बार रिपीट करेंगे, 10 इटरेशन में चलेगा, 10 अलग अलग टुकड़ों के लिए। लेकिन उसमें से कौन सा पहला पार्ट है और कौन सा दूसरा पार्ट रहेगा, उसको हम लोग प्रायोरिटी लिस्ट पे डालते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड। और उसके साथ में एग्जिस्टिंग आपने जो पहले के पार्ट जो बना दिए, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स है, उसमें अगर कोई बग्स है, एरर्स है, उसको भी सॉल्व करना है आपको। मतलब क्या हो गया कि सपोज अगर हम लोग के प्रोजेक्ट में 10 पार्ट है, उसमें से 2 पार्ट मैंने बना दिया है, 2 पार्ट हम लोग के प्रोजेक्ट के रेडी है, और थर्ड पार्ट पे मैं काम कर रहा हूं। लेकिन वो थर्ड पार्ट पे काम करने के टाइम पे मुझे वापस पता चला कि फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट का कंप्लीट कर दिया है, उसमें कहीं पे तो बग्स है, एरर्स है। तो वो जो बग्स और एरर्स आ रहे आपके प्रोजेक्ट में, वो बग्स एंड एरर्स को भी सॉल्व करना है आपको अभी वही लिमिटेड टाइम में, जो टाइम में आपको, फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो गया आपका। सपोज आप अभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे सेमेस्टर खत्म हो गए आपके, अब आप 5th सेमेस्टर में हो, लेकिन आपका थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में से एक दो सब्जेक्ट बाकी है। तो अब आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, जितना टाइम दूसरे स्टूडेंट को मिलता है उतना ही टाइम आपके पास है, और वही टाइम है आपके पास। अब उसमें आपको अपने बैकलॉग्स, अपने केटी क्लियर करने हैं। लास्ट टाइम जो आपके सब्जेक्ट ढंग से कंप्लीट नहीं हुए थे, जिसकी वजह से आप फेल हो गए, केटी लग गया आपको, वो भी आपको करना है। और अभी का जो आपका सब्जेक्ट्स है वो भी आपको उतने ही टाइम में क्लियर करने हैं। मतलब अभी कम टाइम में आपको ज्यादा सब्जेक्ट्स करने हैं कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे हम लोग भी यहाँ पे कोई पार्ट हम लोगों ने प्रोजेक्ट के बना दिए थे, और अभी आगे के पार्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इट माइट पॉसिबल कि प्रीवियस पार्ट जो आपने खत्म किए हैं वो ढंग से खत्म नहीं हुए, उसमें कोई बग्स आ गए, एरर्स आ गए, तो वो बैकलॉग्स भी रह गया। तो यहाँ पे ये आपके केटी हो गए प्रीवियस पार्ट्स के, तो अभी वो केटी भी क्लियर करना है आपको, और अभी का जो आप डेवलपमेंट कर रहे हो, पार्ट बना रहे हो, वो भी करना है, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टिव टाइम स्ट्रेन, और वो आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। बिकॉज अगर आपको कंपटीशन में रहना है, अगर आपको टाइम में, विद इन टाइम में, प्रॉफिटेबल वे में अगर आपको वो काम खत्म करना है, तो वो टाइमलाइन, डेडलाइन फॉलो करना पड़ेगा। और वो ही डेडलाइन फॉलो करने के लिए हम लोग स्क्रम अप्रोच फॉलो करते हैं, रैपिड स्पीड पे चीजों को कंप्लीट करने के लिए। तो अब मेरे पास प्रायोरिटी लिस्ट है, 1 to 5 हम लोग के पास पार्ट है, उसमें से कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा बनेगा, वो हम लोगों ने प्रायोरिटी लिस्ट पे डाल दिया। तो जो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग फर्स्ट डालेंगे। एंड रिमेंबर, बहुत बार ऐसे होता है कि आप प्रोजेक्ट को जब अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, तब उसमें कोई एक पार्ट जब तक नहीं बनता है तब तक दूसरा पार्ट नहीं बन सकता, बिकॉज दूसरा पार्ट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पार्ट, या उसके पास से वो इनपुट ले रहा है या डेटा ले रहा है। तो प्रायोरिटी लिस्ट में हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहला पार्ट कौन सा आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूं कि आपने अगर स्टूडेंट्स का एडमिशन प्रोसेस अगर कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं स्टूडेंट्स का रिजल्ट वाला पार्ट बना के भी उसको टेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज स्टूडेंट्स के एडमिशन नहीं हुए। और स्टूडेंट के एडमिशन होने के बाद में जब तक उनका एग्जाम मॉड्यूल वाला पार्ट नहीं बनता, तब तक रिजल्ट वाला पार्ट नहीं बन सकता। तो प्रायोरिटी लिस्टिंग में अगर मेरा सॉफ्टवेयर में 3 पार्ट्स है, तो मैं कैसे डालूंगा, सबसे पहले एडमिशन वाला पार्ट बनेगा। एडमिशन के ऊपर फिर हम लोगों का एग्जाम डिपेंड करता है, बिकॉज एग्जाम किसका होगा, जो स्टूडेंट एडमिटेड है ऑलरेडी कॉलेज में या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में। तो जब तक कितने स्टूडेंट्स एडमिटेड है वो हम लोग को पता नहीं है, तो किसका एग्जाम कंडक्ट करना है वो पता नहीं चलेगा हम लोगों को। तो पहला प्रायोरिटी लिस्ट में क्या आएगा, एडमिशन वाला पार्ट, उसके बाद आएगा एग्जाम वाला पार्ट, और ये दोनों जब कंप्लीट रहेंगे तब जाके उसके बेस के ऊपर हम लोग क्या निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। तो आप देखो कि बहुत बार अगर स्टूडेंट्स ने अगर अपने फीस या कुछ नहीं भरे तो हम लोग उनके रिजल्ट्स ब्लॉक करते हैं, कॉलेज में आपने देखा रहेगा बहुत बार। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिजल्ट जनरेट करने के लिए हम लोगों को 2 मॉड्यूल्स या 2 पार्ट की जरूरत पड़ेगी। पहला एडमिशन, वो टाइम पे उन्होंने फीस कंप्लीट किया है कि नहीं, और एडमिशन कंफर्म है कि नहीं उनका, और दूसरा एडमिशन कंफर्म है तो उन्होंने एग्जाम दिया है क्या। ये दोनों इनपुट्स लेके ही हम लोग फिर क्या करेंगे, रिजल्ट जनरेट करके अगर उसका डिस्प्ले करना है कि नहीं रिजल्ट, वो बताएंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपको वो बता रहा है, वो देखो प्रोडक्ट बैकलॉग। तो
तो अगर एग्जिस्टिंग जो पार्ट बना है उसमें अगर कुछ मिस्टेक्स है, बग्स है, एरर्स है, वो भी सॉल्व करना है, और जो नया पार्ट है आपका वो भी सॉल्व करना है। मतलब केटी तो है और अभी के जो सब्जेक्ट है वो भी आपको करना है। तो उसके लिए अभी आपको एक एक्सपर्ट, एक अच्छा टीम की जरूरत रहेगी जो कम टाइम में ज्यादा काम कर सके। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, टीम सिलेक्ट स्टार्टिंग एट टॉप एज मच एज इट कैन कमिट टू डिलीवर। मतलब एंड ऑफ स्प्रिंट मैंने बोला है कि ओके एंड ऑफ सेमेस्टर, तो एंड ऑफ सेमेस्टर मतलब वो आपका एक स्प्रिंट हो गया, जहां पे मैं बोल रहा हूँ कि ओके आपके पास 1 महीने का स्प्रिंट है, 1 महीने का टाइम है, तो 1 महीने के अंदर आपको ये काम भी खत्म करना है, ये काम भी खत्म करना है। सेमेस्टर लेवल पे बोले तो आपके पास 6 स्प्रिंट्स है, 6 सेमेस्टर है, और वो 6 स्प्रिंट या 6 सेमेस्टर में आपको डिफाइंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल सब कुछ दिया रहता है, वो उतने टाइम में खत्म करना ही करना है। यू डोंट टू गेट एनी एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट। तो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होता है कि ओके हम लोग के पास स्टार्ट टू एंड टाइम कितना है, उतने में कितने सब्जेक्ट खत्म करने हैं, कितने प्रैक्टिकल्स है, और हर एक में कितना थियोरी है, कितना प्रैक्टिकल पार्ट है, कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अभी टास्क ब्रेकआउट रहेगा। तो टास्क ब्रेकआउट में क्या होंगे, सपोज कि हम लोगों को स्टूडेंट्स को पढ़ाना है कि आपको ये इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, लेक्चर वाइज डिवाइड करेंगे कि हाँ ये लेक्चर आपके इतने होंगे, ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है तो उसके एक्स्ट्रा लेक्चर्स होंगे, इसमें प्रैक्टिकल्स डिफिकल्ट है तो अलग से हम लोग और एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करेंगे। टास्क ब्रेकआउट होगा, तो पूरा टीम क्या क्या काम करने वाला है उनके हिसाब से उनके टास्क ब्रेकआउट्स होंगे। और ये जो काम है ये कंटिन्यूअसली साइकिल में चलते रहेगा 1 to 4 वीक। छोटे छोटे टास्क है, एक खत्म हुए दूसरा चालू करो, दूसरा खत्म हुआ तीसरा चालू करो, ये साइकिल कंटिन्यूअस चलते रहेगा जब तक सारे टास्क हम लोगों के विद बैकलॉग्स कंप्लीट ना हो जाए, तब तक ये साइकिल चलते रहेगा। और ये जो टाइम टेबल हम लोगों ने बनाया वो टाइम टेबल फॉलो करके ही कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक स्प्रिंट मास्टर रखेंगे। जैसे क्लास में सीआर होता है तो यहाँ पे ये स्प्रिंट मास्टर है जो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहेंगे स्प्रिंट एंड डेट एंड टीम डिलीवरेबल डू नॉट चेंज। मतलब ये टाइम आपका ओके, ये टाइम पे अगर आपको आवाज ब्रेक हो रहा है सर। ओके ब्रेक हो रहा है, सबको शायद नेट कनेक्शन बीच में वो हुआ रहेगा। ओके मैं वापस एक बार बता देता हूँ। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इनपुट्स लिए, कस्टमर टीम मैनेजर सबके पास है, प्रोडक्ट ओनर को दिए, कितने पार्ट आपको अपने क्या हुआ। सो देखो वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। मल्टीपल इनपुट्स आपको यहां से मिले हैं जो प्रोडक्ट ओनर के पास जाएंगे, उसके बेस के ऊपर हम लोगों ने प्रोजेक्ट के मल्टीपल पार्ट्स डिवाइड कर दिए और उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी लिस्ट में डालेंगे। जैसे मैंने बोला कि अगर स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं होगा तब तक एग्जाम नहीं हो सकता, बिकॉज जो स्टूडेंट का एडमिशन होगा उनका ही एग्जाम होना है और जिनका एग्जाम होगा उनका ही रिजल्ट जनरेट होना है। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रायोरिटी लिस्ट में डाला हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका रहेगा, एडमिशन का। उसके बाद प्रायोरिटी लिस्ट में कौन आएगा, एग्जाम वाला मॉड्यूल या पार्ट, और लास्ट में आएगा रिजल्ट वाला पार्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पे वो पार्ट्स ऐड कर दिए। और बैकलॉग्स में क्या रहेगा, ये सेमेस्टर में आपने कोई सब्जेक्ट्स दिए, एग्जाम्स दिए, ढंग से कंप्लीट नहीं हुए, केटी लग गया, वो आपका बैकलॉग हो गया। तो अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके जो 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे और उसके साथ में जो आपके 2-3 बैकलॉग्स रहेंगे या केटी रहेंगे वो भी आपको साथ में कंप्लीट करने रहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने फिर यहाँ पे टीम सिलेक्ट किया। वो टीम क्या करेगा, विद इन अ डिफाइंड टाइम आपको वो सारे सब्जेक्ट्स कैसे कंप्लीट करना है और आपको क्या टाइम पे कितना काम करना है, तब जाके आपका एट द एंड ऑफ सेमेस्टर आपके सारे सब्जेक्ट्स ढंग से कंप्लीट हो सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं। या हम लोगों को सपोज 4 हफ्ते का टाइम मिला है और वो 4 हफ्ते में पहले के हम लोगों ने प्रोजेक्ट के जो पार्ट बनाया है वो भी हम लोगों को कंप्लीट करना है और उसके साथ में हम लोगों को जो नया वाले पार्ट जो है वो भी कंप्लीट करना है। तो वो हम लोगों ने टास्क ब्रेकआउट्स किए यहाँ पे। तो वो अभी हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि कौन से टाइम पे कितना टास्क आपको कंप्लीट करना है और वो आपके टीम में से कौन करेगा। तो वो ऑन टाइम होना ही चाहिए, यू डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव। और ये सेम साइकिल चलते रहेगा, एक टास्क कंप्लीट हुआ तो दूसरा, दूसरा कंप्लीट हुआ तो तीसरा, इट कंटिन्यूअसली गोज ऑन। और ये टाइम, ये जो टाइम है, ये टाइम पे आपका काम खत्म होता है कि नहीं वो आपको यहाँ पे ये जो टाइम टेबल है उससे पता चलेगा। देखो यहाँ पे एंड डेट है और यहाँ पे आपके पास दूसरा एंड डेट है और डिलीवरेबल टाइम है, नहीं होता है, ये आपको बताया यहाँ पे। और ये सब मॉनिटर कौन करेगा, एक स्प्रिंट मास्टर मॉनिटर करेगा। और उसके साथ डेली स्टैंड अप मीटिंग होते रहेगा कि आज का काम हम लोगों का हुआ कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम है, और अगर हम लोगों का वो काम खत्म होता है तो वो ढंग से हुआ है कि नहीं, उसके लिए हमेशा एक रिव्यू मीटिंग होते रहेगा। और वो रिव्यू मीटिंग के साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या रहेगा, फाइनली फिनिश्ड वर्क रहेगा। तो अगर रिव्यू सक्सेसफुल है तो फिनिश्ड वर्क हम लोग डिलीवर करेंगे और उसके साथ में वापस है ये ऐसे सेम स्प्रिंट चलते रहेंगे। स्प्रिंट मतलब
समथिंग विच वी ट्राई टू डिलीवर एट अ फास्टर पेस, उसको स्प्रिंट बोलते हैं. नोट इट डाउन दिस डेफिनेशन. स्प्रिंट मीन्स समथिंग विच वी ट्राई टू डिलीवर एट फास्टर पेस इज कॉल्ड एज स्प्रिंट. सो ये आपका स्क्रम होता है, ये अजाइल प्रोसेस है, ये डायनेमिक प्रोसेस है. इसमें एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी हम लोगों का टाइप ऑफ प्रोजेक्ट चेंज होगा, जब भी हम लोगों के रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगे, टाइम ड्यूरेशन चेंज होगा, उसके साथ में हम लोग यहाँ पे भी चेंजेस करते जाएंगे. दैट इज व्हाट वी मीन बाय स्क्रम. और उसके अंदर आपके स्प्रिंट्स चलते हैं, छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करने के लिए छोटे छोटे ड्यूरेशन के स्प्रिंट चलेंगे. शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 2 दिन का एक स्प्रिंट चलेगा, 2 दिन का कोई एक काम खत्म करने के लिए. 5 दिन का स्प्रिंट चलेगा, 5 दिन का काम खत्म करने के लिए. और ऐसे मल्टीपल स्प्रिंट्स चलते ही जाते हैं जब तक आपके सारे टास्क कंप्लीट नहीं हो जाते. तो स्प्रिंट मीन्स समथिंग विच वी ट्राई टू कंप्लीट एट फास्टर पेस. उसके लिए मल्टीपल स्प्रिंट्स चलते रहते हैं, डेली बेस पे, वीकली बेस पे, लाइक दैट. सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ. इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम लोगों ने ये समझा था, और उसी का एडवांस वर्जन फिर अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इन SPM. सो देखो यहाँ पे आपको स्प्रिंट अजाइल मेथड्स दिए हुए हैं. तो अजाइल मेथड्स जो है ना, ये अजाइल मेथड्स बेसिकली हम लोग वहाँ पे जो स्प्रिंट समझा वही है. अजाइल मेथड्स के अंदर देखो यहाँ पे ये स्क्रम आया, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग आया. सो अब ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग समझते क्या होता है. आई होप आपने सुना रहेगा एटलीस्ट एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या होता है वो. ये सेम अगर हम लोग देखेंगे, सो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर ये वाला पैटर्न चलता है. आई होप आपने पढ़ा है ना एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग थोड़ा तो गाइस. हेलो. सो समझते हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करता है. सो सबसे ज़्यादा एंड सबसे मोस्ट वाइडली यूज्ड एक जो मेथड है वो होता है आपका एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. उसमें अगर आप देखेंगे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, एक्सट्रीम क्या होगा, इटरेटिव अप्रोच कंटिन्यूअस चलते रहेगा एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में. ये वर्ड्स नोट करते जाना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में आपका इटरेटिव डेवलपमेंट अप्रोच जो है वो कंटिन्यूअसली फॉलो होते जाता है. और उसके साथ में क्या होता है, न्यू वर्जन्स, ये ध्यान से देखो, मे बी बिल्ट सेवरल टाइम्स. ओके, पर डे वो जाने दो, लेकिन न्यू वर्जन्स जो है ना वो. और उसके साथ क्या होगा, इंक्रीमेंट्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर्स. इंक्रीमेंट्स का मतलब क्या हो गया, एक थोड़ा सा पार्ट कुछ हम लोगों ने बनाया, एक आधा कोई अगर अच्छा डायग्राम रहेगा वो देखते हैं हम लोग. ओके, सो हियर वी हैव वन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. ओके, सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. सबसे यहाँ पे मेन पार्ट कहाँ से चल रहा है वो ध्यान दो. कोडिंग से मेन पार्ट चल रहा है आपका. कोडिंग हो गया, उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट रिलीज किया. जैसे विंडोज 7 हम लोग बना रहे, तो विंडोज 7 फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे रिलीज किया. ओके, तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, फर्स्ट पूरा विंडोज XP सपोज रिलीज होने के लिए इट टुक मंथ्स. उसके बाद उसके अंदर वापस कुछ न्यू चेंजेस या अपडेट्स लाने के लिए अगेन इट टेक सम 1-2 months 3 months मोर. तो ये क्या चलेगा, फर्स्ट रिलीज हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज XP. उसके बाद में उसमें वापस कुछ चेंजेस लाने के लिए उन्होंने एक नया इटरेटिव प्लान स्टडी किया, जिसमें वापस वो कुछ ना कुछ नए चेंजेस लेके आ रहे हैं. इटरेटिव प्लान है, छोटे छोटे इटरेशंस में आपका प्लान चल रहा है. उसके बाद में ये इटरेशंस, ये छोटे से पार्ट बनने के बाद में हम लोग यूजर्स के पास लेके जाएंगे, उनको रिलीज करेंगे. और यूजर्स उससे कंफर्टेबल है कि नहीं. सपोज हम लोगों ने फर्स्ट रिलीज किया विंडोज XP, उसके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस किए हम लोगों ने और उसको और बेटर बनाने का ट्राई किया. वो इटरेटिव प्लान में चलते रहा. फिर हम लोगों ने देखा कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में विंडोज XP लोगों ने एक्सेप्ट तो किया,
लेकिन दे आर डिमांडिंग समथिंग मोर। तो हम लोगों ने क्या किया, वापस एक विंडोज 7 रिलीज किया। विंडोज 7 रिलीज करने के बाद में उसके अंदर हम लोगों ने सर्टन और एडवांस टूल्स लेके आया हम लोग, और कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज हम लोगों ने अपडेट किया एज कंपेयर टू विंडोज एक्सपी। देन एक्सेप्टेंस टेस्ट में हम लोगों ने देखा कि नाउ इट इज एक्सेप्टेड। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर एक स्टैंड बाय मीटिंग चलेगा, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हाँ कितना पार्ट हम लोग सिर्फ विंडोज 7 में ही ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ में हम लोग देखेंगे पेयर निगोशिएशंस में कि कुछ ज्यादा ही चीजें अगर हम लोग को ऐड करना पड़ रहा है विंडोज 7 में, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको विंडोज 7 नहीं बोलेंगे, उसके बाद हम लोग एक उसका नया रिलीज रेडी कर देंगे, दैट इज विंडोज 8। तो जब तक एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर होता है, स्टैंड बाय मीटिंग में भी क्लियर होता है, और उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग उसको बताते जाएंगे कि ओके इतना पार्ट हम लोगों का बन गया, ये वाले डेवलपमेंट के लिए, ये वाले पार्ट के लिए वो क्लियर है। तो उसके बाद हम लोग यूनिट टेस्ट करेंगे उसका, फिर वापस प्रोग्रामिंग प्रॉपर है कि नहीं वो देखेंगे। अगर कहीं पे मिस्टेक है तो वो एग्जिस्टिंग कोड को वापस हम लोग अपडेट करके, मॉडिफाई करके, उसमें कुछ चेंजेस करके वापस हम लोग एक नया रिलीज सेंड करेंगे। वापस वो सेम ये वे में प्लान चलेगा, वापस एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर होता है कि नहीं ये देखेंगे हम लोग। तो ये सेम काम कंटिन्यूअसली चलते रहता है। ये आपका एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हो गया। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मीन्स कीप ऑन वर्किंग ऑन द सेम कोड एंड ट्राई टू मेक इट as good as possible or as proper as possible. Extreme programming means keep on working on the same code and try to make it as perfect or as perfect as possible. So एक प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा, उसमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड थे, उसमें कुछ मिस्टेक्स थे, हम लोगों ने मॉडिफाई किया और उसको बेटर बनाने का ट्राई किया, और बेटर बनाने का ट्राई किया, और वापस उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स के साथ में हम लोगों ने इंटीग्रेट किया, सो दैट वो लेटेस्ट टूल्स टेक्नोलॉजी से मैच कर पाए। वापस हम लोग उस पर वर्क करेंगे और ये काम चलते रहेगा। दैट इज व्हाट वी मीन बाय एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ, विंडोज एक्सपी बना, विंडोज एक्सपी में हम लोगों ने वापस कुछ लेटेस्ट अपडेट्स लेके आए, उसमें और कुछ एडवांसमेंट किया। विंडोज 7 बना, बाहर हम लोगों का टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए, तो वापस हम लोगों ने उसमें कुछ चेंजेस किए, तब जाके हम लोगों को विंडोज 8 मिला। विंडोज 8 वापस अप टू द मार्क नहीं था और उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग थे, और हम लोगों ने एग्जिस्टिंग कोड के ऊपर वर्क किया, विंडोज 10 मिला। अब वापस विंडोज 10 में बहुत सारे, अगर करंट ट्रेंड के हिसाब से 5G टेक्नोलॉजी जब आएगा, अगर उसके हिसाब से और बहुत सारे फीचर्स अगर मिसिंग रहेंगे, तो विंडोज 11 12 जो भी आ रहा है बाद में वो आते रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। विंडोज एक्सपी के टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोडिंग था, वही सेम कोडिंग आपको विंडोज 7 में भी मिलता है, बट विद सम एक्स्ट्रा फंक्शंस एंड विद बेटर परफॉर्मेंस। विंडोज एक्सपी में अगर कोई बग था, स्लो डाउन था, वो बग या स्लो डाउन या वो कोई एरर्स आपको विंडोज 7 में कम मिलेंगे। विंडोज एक्सपी और 7 में जो बग्स या एरर्स थे उससे थोड़े कम और उससे बेटर परफॉर्मेंस आपको विंडोज 8 में मिलेगा। विंडोज 8 सक्सेस नहीं रहा, इसके लिए विंडोज 8.1 आया, जिसमें आपको परफॉर्मेंस और बेटर हो गया, और विंडोज 8.1 के बाद में और उससे बेटर परफॉर्मेंस एडवांस फंक्शंस के साथ में हम लोगों को मिला विंडोज 10, और उसके जो अपडेट्स अभी आते हैं वो। सो ये हम लोगों का पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। कीप ऑन वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट्स एंड ट्राई टू मेक इट एज प्रॉपर एज पॉसिबल। So I hope this is clear to everyone. That is what we mean by extreme programming. Or programming is part of agile process. So agile methods अगर यहाँ पे देखेंगे, इंक्रीमेंटल प्लानिंग चलते रहेगा। इंक्रीमेंटल मॉडल क्या रहता है वो हम लोग को पता है, और उसके आगे हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन पे हम लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको ऑन टाइम कंप्लीट करना है, आप अगर डिले करेंगे तो आपके बैकलॉग्स और बढ़ते जाते हैं, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड दोज मैनी बैकलॉग्स। तो आपको बैकलॉग हटाना है, अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करना है, बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करना है कम टाइम में। तो वो टाइम पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन पे रखो, बिकॉज रिटर्न कम्युनिकेशन, आज मैंने एक ईमेल लिखा है, दोपहर को शाम को वो बंदा देखेगा, रात में वो पढ़ेगा, दूसरे दिन सुबह में वो रिप्लाई करेगा, वो फिर मैं दोपहर को पढ़ूंगा, फिर शाम में मैं अपने आगे वालों को फॉरवर्ड करूंगा कि भाई परमिशन मिल गया, और तीसरे चौथे दिन कभी तो वो लोग काम चालू करेंगे। ऐसा काम नहीं चलेगा।
सो आपको फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना है, होगा उतना जल्दी रिजल्ट लाना है, होगा उतना जल्दी डिसीजन लाना है और आगे कंटिन्यू काम करते रहना है। तो वो टाइम पे हम लोग के पास ये टाइम पास चीज़ों के लिए रिटर्न ईमेल लिखो, ये लिखो, इसका साइन उसका साइन, किसी का साइन नहीं। जो ऑथोराइज पर्सन है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है जो हम लोग के कस्टमर्स है या जो भी हम लोग के टीम मेंबर्स हैं उनके साथ में, और वहीं पे ऑन द स्पॉट डिसीजन होके उसी पे काम कंटिन्यूस चलते रहता है। ये आपका अजाइल प्रोसेस है। उसके आगे अगर देखेंगे डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड, तो जो अजाइल जो है वो क्या बोला मैंने, डायनेमिक सिस्टम है या उसको एटन भी बोलता है। तो डायनेमिक DSDM। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग और यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि हम लोग के पुराने कुछ सिस्टम्स थे उसका ये रिप्लेसमेंट है, ये कुछ ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। वी कैन जस्ट रिमेंबर दिस नेम, डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड। Agile is dynamic system development method as and when required based on or type of project. As and when type of project changes, SDLC approach also gets changed. तो अगर आज मैं एक SDLC अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ लेकिन वो मेरे प्रोजेक्ट को अच्छा सूट नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम मैं कोई दूसरा SDLC अप्रोच सिलेक्ट करूंगा। दैट्स एज सिंपल एज दैट। सो यहाँ पे वो हो गया ये पार्ट, ये बहुत सिंपल है, आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पे आपने एटलीस्ट ये वाला देखा ही रहेगा, डेटा फ्लो डायग्राम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हम लोग के जो भी आगे का काम है उसके लिए। ER डायग्राम्स हम लोग बनाते हैं वो, या फिर लॉजिकल स्ट्रक्चर डायग्राम्स जो हम लोग के बनते हैं। सो ये सारे जो है इसका हेल्प लेके हम लोग एक डायनेमिक अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। फोकस ऑन बिजनेस नीड्स, अगर 6 हम लोग उसके प्रिंसिपल्स देखें तो जो भी काम होगा टाइम बॉक्सिंग वे में होगा। टाइम बॉक्सिंग अगेन आपका जो हम लोगों का जो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसके अंदर हम लोगों ने टाइम बॉक्सिंग अप्रोच फॉलो किया था। यहाँ पे समझते हैं हम लोग टाइम बॉक्सिंग। ओके सो आई जस्ट शो, देखो यहाँ पे वी हैव दिस टाइम बॉक्सिंग मॉडल हियर। अब यहाँ पे वर्क कैसे होता है ध्यान से देखना ये डायग्राम। वी हैव बेसिकली डिवाइडेड डिफरेंट टीम्स। ओके, टाइम बॉक्सिंग 1 है ये हम लोगों का सेकेंड वाला है, ये थर्ड है। अब देखो यहाँ पे हर एक जगह में क्या हो रहा है, वी हैव मल्टीपल इटरेशंस गोइंग ऑन। सो पहला वाला जो टाइम है उसमें क्या होगा, एक फिक्स टाइम आपको दिया है रिक्वायरमेंट के लिए। ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने पे कोई तो डेवलपमेंट चालू कर रहा है और उतने टाइम में यहाँ पे वापस रिक्वायरमेंट्स चालू होंगे। ये बिल्ड होने के बाद जब डिप्लॉय होगा उतने टाइम में सेकेंड वाले का बिल्ड चालू होगा और थर्ड वाले का रिक्वायरमेंट चालू होगा। सो वी हैव डिफरेंट पीपल जो एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हैं। मतलब एक कोई तो है जिसका काम क्या है, रिक्वायरमेंट्स गैदर करना। बिकॉज जब भी ये रिक्वायरमेंट गैदर करेगा और ये कंप्लीट करेगा तो उसके बाजू वाला जो टीम है वो उसके ऊपर डेवलपमेंट चालू करेगा। इसका डेवलपमेंट कंप्लीट होगा तो उसके बाजू वाला टीम उसको डिप्लॉय करना चालू करेगा। और जब ये रिक्वायरमेंट इसका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट वाले पार्ट का, फर्स्ट इटरेशन का इसने रिक्वायरमेंट ढूंढ के कंप्लीट कर दिया, तो वो फिर सेकेंड वाला जो हम लोगों का मॉड्यूल है उसका रिक्वायरमेंट ढूंढना चालू करेगा। और ये जब तक सेकेंड का रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उतने टाइम में जो हम लोग का टीम है वो फर्स्ट वाले को बिल्ड करना है, डेवलप करना चालू करेंगे। फर्स्ट का सेकेंड का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुआ तब तक में फर्स्ट वाले टीम का फर्स्ट वाला पार्ट का बिल्ड करके कंप्लीट हो गया, तो वो टाइम पे वो क्या करेंगे, सेकेंड वाला पार्ट जो हम लोगों का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुआ है उसको बिल्ड करना चालू करेंगे। और ये अपना सेकेंड छोड़ के अभी थर्ड मॉड्यूल का रिक्वायरमेंट ढूंढना चालू करेगा। और फिर जैसे बिल्ड कंप्लीट होगा तो यहाँ पे इसका डिप्लॉयमेंट चालू होगा। ये वाला टीम इसका डिप्लॉयमेंट खत्म करके डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। फिर जब भी इसका बिल्ड खत्म होगा यहाँ पे डिप्लॉय हो गया और ये बिल्ड वाला डेवलपमेंट वाला टीम हम लोगों का फ्री हो गया, तो वो फिर इसका रिक्वायरमेंट खत्म होने के बाद में उसको डेवलप करना चालू करेंगे। फिर उसके आगे इसको डेवलप करना चालू करेंगे। तो आप अगर देखेंगे ये बहुत स्ट्रिक्ट पैटर्न में चलता है हम लोगों का टाइम बॉक्सिंग। टाइम कंस्ट्रेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम लोग एक वर्ड समझेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे दिया है टाइम T/3। सो ईच स्टेज ड्यूरेशन इज 3 वीक्स। हर एक स्टेज जो भी हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन, तो अगर
अब मेरे पास 9 वीक्स है तो 9/3 कितना टाइम मिलेगा वो देखना है। अगर मेरे पास 12 है तो 12/3 कितना टाइम मिलेगा वो देखना है आपको। सो ये पैटर्न बेसिकली फॉलो चलता है। तो टाइम बॉक्सिंग में T/3 अप्रोच हम लोग फॉलो करते हैं। आपके पास जितना भी टाइम है डिवाइड दैट बाई 3 और हर एक मॉड्यूल हर एक स्टेज डेवलप करने के लिए आपको उतना टाइम मिलेगा T/3। दैट इज व्हाट वी मीन बाय टाइम बॉक्सिंग, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग अ टाइम कंस्ट्रेंट्स। 1 मिनट 1 घंटा भी इधर से उधर नहीं चलेगा। आपको गिवन टाइम के अंदर काम खत्म करना है। एक्स्ट्रा टाइम या आप एक्स्ट्रा कोई एफर्ट्स मांगेंगे ये पॉसिबल ही नहीं है वहां पे। दैट इज व्हाट वी मीन बाय टाइम बॉक्सिंग मॉडल, और वो आपका यहाँ पे अजाइल का एक पार्ट है। तो टाइम बॉक्सिंग बहुत ढंग से हम लोग फॉलो करते हैं। डिलीवरी ऑन टाइम, और उसके लिए ऑन टाइम डिलीवर करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो हम लोगों ने टाइम बॉक्सिंग मॉडल फॉलो किया था वो फॉलो करते हैं हम लोग यहाँ पे। देन जो भी हम लोग का सारा काम होने के बाद में उसको हम लोग सबको कोलैबोरेट करेंगे, है ना, और वो सब साथ में लाने के बाद में अभी बड़ा सा प्रोजेक्ट हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट में बनाया। अब वो छोटे छोटे पार्ट जो हम लोगों ने बनाया है वो फाइनली जब साथ में हम लोग जोड़ेंगे तब तो एक बड़ा सा पूरा सॉफ्टवेयर बनेगा जो हम लोग को बनाना था। तो जब हम लोग वो सब पार्ट जोड़ते हैं तो वो टाइम पे क्वालिटी कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ क्वालिटी का मतलब क्या होता है एवरीवन? हम लोग यहाँ पे समझते हैं क्वालिटी का मतलब क्या होता है। कौन से टर्म में हम लोग क्वालिटी की बात करते हैं वो भी समझते हैं हम लोग। ये आपको याद रखना है, ये जो पॉइंटर्स मैं बता रहा हूं, बिकॉज आगे वापस वो हम लोगों को हेल्प करेगा गाइस। तो जो अभी मैं यहाँ पे नोटपैड पे लिखूंगा वो नोट करते जाना। नाउ व्हाट वी, 2 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटी। ओके, ध्यान से देखना। एक होता है टाइम बिटवीन फेलियर एंड टाइम टू रिकवर। 2 पॉइंट्स आपके जो हम लोगों का क्वालिटी डिफाइन करते हैं प्रोजेक्ट का। टाइम बिटवीन फेलियर एंड टाइम टू रिकवर, 2 पॉइंट्स है। ओके, सो टाइम बिटवीन फेलियर कैसे वर्क करेगा ये? अगर मैं टाइम बिटवीन फेलियर बोलता हूं, सो टाइम बिटवीन 2 फेलियर, अगर अभी मैंने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है और जो फेलियर्स जो आ रहे हैं वो सपोज मंथली बेस पे आ रहे हैं, तो उसको मैं डिक्रीज करके उसको मैं डिक्रीज करके वीकली बेस पे लेके जाने का ट्राई करूंगा, मतलब क्वालिटी इंप्रूव किया। देन अगर सपोज मंथली से अभी एवरी 2 वीक अगर हम लोगों को कोई ना कोई एरर्स आ रहे तो उसको मैं वीक बेसिस पे लेके जाने का ट्राई करूंगा। ये टाइम बिटवीन फेलियर जो है, टाइम बिटवीन फेलियर शुड डिक्रीज, ये होता है मतलब टाइम बिटवीन फेलियर शुड डिक्रीज। ओके, एंड टाइम टू रिकवर, टाइम टू रिकवर जो है ये इंक्रीज होना चाहिए। Remember this, time to recover should increase. Okay, because यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, टाइम टू रिकवर इंक्रीज कैसे होना चाहिए? अगर अभी टाइम टू रिकवर सपोज अगर 10 दिन लग रहा था तो उसके बाद में वो 8 दिन पे आना चाहिए, उसके बाद में वो 6 दिन पे आना चाहिए, उसके बाद में अगर वो और नीचे आ रहा है तो मैं बोलूंगा कि 2 दिन पे आना चाहिए, या उसके बाद में वो 1 दिन पे आना चाहिए। सो ये वे में क्या हो रहा है, हम लोगों का टाइम टू रिकवर जो है, टाइम टू रिकवर इंक्रीज होना चाहिए। ओके, और टाइम बिटवीन फेलियर शुड डिक्रीज, ये बात याद रखो। अगर रिकवरी टाइम जितना फास्ट होगा आपका, ओके, तो पहले अगर 10 दिन लग रहा था तो अभी क्या हो रहा है, 5 दिन में ही वो काम हो रहा है मेरा, तो रिकवरी रेशियो बढ़ रहा है मेरा, इंक्रीज होना चाहिए। टाइम टू रिकवर शुड इंक्रीज एंड टाइम बिटवीन फेलियर शुड डिक्रीज। मतलब जो पहले फ्रीक्वेंट फेलियर अगर आ रहे थे, सॉरी यहाँ पे ये उल्टा होगा, अगर पहले फ्रीक्वेंट फेलियर्स अगर आ रहे थे तो वो फ्रीक्वेंट फेलियर्स को मुझे चेंज करना है। लाइक यहाँ पे पहले अगर फेलियर्स अगर आ रहे थे, सपोज मेरे डेली बेसिस पे फेलियर आ रहे थे,
तो डेली बेस से अभी वो फेलियर वीकली बेस पे जाना चाहिए, वीकली बेस से वो फेलियर्स अभी मंथली बेस पे जाना चाहिए, और मंथली से फिर वो क्वार्टरली बेस या 3 मंथ्स बेस पे जाना चाहिए। सर फिर से एक्सप्लेन करो ना। हाँ हाँ हाँ, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या होगा, क्वालिटी कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, टाइम टाइम बिटवीन फेलियर। फर्स्ट टाइम बिटवीन फेलियर क्या होगा, अगर अभी फेलियर, अभी नया सॉफ्टवेयर मैंने बनाया, डेली बेस पे मुझे कोई ना कोई एरर्स आ रहे हैं, तो वो एरर्स को मैं अभी क्या करूंगा, वीकली बेस पे धकेलने की ट्राई करूंगा। अब आपको एरर्स जो आ रहे हैं वो वीकली बेस पे आ रहे हैं, डेली बेस पे नहीं आ रहे, तो क्या हो गया, टाइम बिटवीन फेलियर, टाइम बिटवीन टू फेलियर इंक्रीज हो गया मेरा, डेली बेस से वीकली बेस पे आ गया। इट मीन्स आपका सॉफ्टवेयर का एफिशिएंसी बढ़ गया। अब वीकली बेस से मैं उसको ट्राई करूंगा मंथली बेस पे लेके जाने का, कि अभी बहुत कम एरर आते हैं, महीने में कभी एक आध बार कोई एक एरर आता है, पहले जो रोज रोज आता था या हफ्ते में एक बार आ रहा था, अभी वो मंथली बेस पे आ गया, उसको मैं और आगे धकेल के 3 मंथ्स पे अभी एरर आ रहे हैं मुझे, तो क्या हो गया, टाइम बिटवीन फेलियर, इसको क्या करना है मुझे, इंक्रीज करना है। समझ में आया गाइस, क्लियर है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था पहले, सॉरी। अभी आपको समझ में आया, टाइम बिटवीन फेलियर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। मतलब पहले अगर डेली बेस पे था तो उसको वीकली पे लेके जाओ, वीकली पे था तो मंथली पे लेके जाओ, मंथली पे था तो और 3 मंथ 6 महीने पे लेके जाओ, सो दैट अभी रेयरली आपको कभी तो एरर मिलता है। आप देखो स्टार्टिंग में भी अगर हम लोग व्हाट्सएप भी यूज करते थे तो आपको बहुत बार वहां पे एरर्स मिलते थे, प्रॉब्लम्स मिलते थे, लेकिन अभी वो रेयरली आपको कभी तो ऐसा पता चलता है कि व्हाट्सएप का सर्वर डाउन चले गया, तो वो क्या हो गया, उन्होंने टाइम बिटवीन फेलियर को इंक्रीज कर दिया। एंड टाइम टू रिकवर, तो टाइम टू रिकवरी पहले सपोज अगर 10 दिन लग रहे थे, अब वो काम मेरा 8 दिन में होना चाहिए, वो फिर मैं 6 दिन पे लेके आऊंगा, उसको 4 दिन पे करेंगे, बाद में 4 दिन से 2 दिन पे लेके आएंगे, 2 दिन से 1 दिन पे लेके आएंगे, और वहां से फिर हम लोग आर्ली बेसिस पे लेके आएंगे उसको। सो ये क्या हो गया, टाइम टू रिकवर, टाइम टू रिकवर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब रिकवरी टाइम फास्टर हो रहा है। ओके, तो रिकवरी टाइम फास्ट होना चाहिए यहां पे। सो यहां पे देखो क्या बोला है, टाइम बिटवीन फेलियर इंक्रीज होना चाहिए। अगर रोज 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 फेलियर आ रहे थे, एरर्स आ रहे थे, उसको आगे आगे धकेलो, फेलियर्स का ड्यूरेशन जो है उसको आगे धकेलो। पहले रोज आ रहे थे तो वीकली आ रहे हैं, अभी वीकली से अभी महीने में एक आध बार आ रहा है, महीने से अभी 3-4 महीने में एक आध बार आ रहा है, 3-4 महीने से 6 महीने में 1-2 बार एरर्स आ रहे हैं या बग्स आ रहे हैं, वो टाइम बिटवीन फेलियर इंक्रीज हो गया। एंड टाइम टू रिकवर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, बराबर है। टाइम टू जो हम लोग का टाइम टू रिकवर जो है वो डिक्रीज हो गया, मतलब पहले 10 दिन लग रहा था, अभी 8 दिन लग रहा है, 6 दिन लग रहा है, 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन, और अभी तो 1-2 घंटे में हम लोग का रिकवरी हो जाता है, या फिर 1-2 घंटे के आगे भी हम लोग मिनट्स में भी रिकवरी कर रहे हैं। सो ये दो फैक्टर्स जो है ना, ये दो फैक्टर्स आपको बताते हैं कि आपका जो सिस्टम है उसका क्वालिटी क्या है। क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड बेस्ड ऑन दिस 2 फैक्टर्स, TBF एंड TTR। और इसके आजू बाजू में ना एक अप एरो बनाना, TBF अप एरो बनाओ यहां पे, जो जिसका मतलब होगा इंक्रीज, TTR डाउन एरो बनाओ जिसका मतलब होगा डिक्रीज। तो टाइम बिटवीन फेलियर शुड इंक्रीज एंड टाइम टू रिकवर शुड डिक्रीज। Is it clear guys? So that is what we mean by quality of a software। तो आपका क्वालिटी, आपका सॉफ्टवेयर का क्वालिटी आप कैसे बताएंगे, फेलियर्स कम आते हैं, रेयरली कभी तो फेलियर्स आते हैं, और अगर फेलियर आ भी गए तो रिकवरी बहुत फास्ट हो रहा है। कैसे फास्ट हो रहा है, पहले 10 दिन लगते थे रिकवरी के लिए, अगर फेलियर आने के बाद में अब वो सेम काम 1-2 घंटे में हो रहा है या 3-4 घंटे में हो रहा है। तो दिस डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ योर सॉफ्टवेयर, नोट कर लेना ये बहुत ध्यान से। This is what we mean by quality of our software, TBF and TTR। और कहीं कहीं पे आपको मिलेगा भी एवरेज TBF एंड एवरेज TTR, ऐसा भी कहीं पे मिलेगा। तो मतलब एवरेज टाइम टू रिकवर एंड एवरेज टाइम बिटवीन फेलियर, मतलब अगर 10 मॉड्यूल है मेरे एक सॉफ्टवेयर में,
तो 10 मॉड्यूल का एवरेज टाइम बिटवीन फेलियर कितना है और एवरेज टाइम टू रिकवर कितना है। तो आप इतना याद रखो तो भी फर्क नहीं पड़ता, बाद में आप वो नाम सुन के आगे समझ जाओगे। सो क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड बेस्ड ऑन दिस टू फैक्टर, टाइम बिटवीन फेलियर एंड टाइम टू रिकवर। टाइम बिटवीन फेलियर शुड इंक्रीज एंड टाइम टू रिकवर शुड डिक्रीज। ये 2 पॉइंट्स याद रखना है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। समझा है सबको? किसी को कोई डाउट्स नहीं है ना? पब्लिक जाग रहे हो ना? ओके, जाग रहे हैं तो अच्छा है, वेरी गुड। सो आई होप सबको समझ में आया ना? ओके ओके, सो अभी आपको आई होप समझ में आ रहेगा, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर क्या होता है बेसिकली? क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर मतलब जिसमें एरर्स कम आने चाहिए या मिनिमम आने चाहिए। वी डोंट फाइंड एनी सॉफ्टवेयर जो परफेक्ट है विदाउट एनी एरर है। हर एक सॉफ्टवेयर में आपको एरर या बग्स मिलते ही है, लेकिन वो एरर और बग्स को आपको अलग से डिफाइन करके रखना पड़ता है। ओके गाइस, सीआर? यस सर। हाँ, मुझे नेक्स्ट लेक्चर याद दिलाना, टाइप्स ऑफ बग्स हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले, जब भी हम लोग चालू करेंगे। आज Okay, टाइम sir. कम है, मैं भूल गया, आज हम लोगों को वो कवर करना था, बाकी टॉपिक पढ़ाने में वो रह गया। तो मुझे याद दिलाना, मैं आपको लिखाऊंगा। ओके, टाइप्स ऑफ बग्स और एरर्स, वो कंप्लीट होने के बाद ही आगे के टॉपिक और क्लियरली समझेंगे। ठीक है, वो हम लोग के नोट्स में नहीं है, अलग से मैं लिखाऊंगा। ओके, देन इटरेटिव डिलीवरी होगा और इंक्रीमेंटली हम लोग बिल्ड करते जाएंगे उसको। बहुत सिंपल है, ये डायग्राम है। अब आप ये डायग्राम मुझे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे ये आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, एसी। यहाँ पे हम लोग करंट ट्रेंड्स के हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर कर रहे हैं और कहाँ पे हम लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं वो, और बाकी के ये वर्ड्स तो हम लोगों ने पढ़े ही है। यू हैव टू एक्सप्लेन। चलो क्विक, समझते हैं, बहुत सिंपल है डायग्राम, समझते हैं। प्री प्रोजेक्ट है ये, ध्यान से अगर आप देखेंगे प्री प्रोजेक्ट डायग्राम है ये। ओके, सो प्री प्रोजेक्ट में क्या होता है, प्रोजेक्ट बनाने के पहले हम लोग कुछ चीज कर रहे हैं, वो प्री प्रोजेक्ट होगा। मतलब फिजिबिलिटी स्टडी होगा। 3 टाइप के फिजिबिलिटी स्टडी है, जल्दी से बताओ। टेक्निकल, इकोनॉमिकल एंड, अरे कोई तो बता दो भाई। टेक्निकल, इकोनॉमिकल और कौन सा तीसरा टाइप का फिजिबिलिटी होता है? फाइनेंशियल। इकोनॉमिकल मतलब फाइनेंशियली होता है भाई। 3 टाइप पढ़े थे ना हम लोगों ने, लिखाया भी था मैंने। अगर एक ही बुक में लिख रहे हो मेरा सब्जेक्ट का, तो टेक्निकल एंड, हाँ, थर्ड कौन सा होगा? ऑपरेशनल। वेरी गुड, यस, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी होगा। फिजिबिलिटी का मतलब जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं वो करंट ट्रेंड के हिसाब से सूटेबल है, बेस्ट सूटेबल है क्या। इकोनॉमिकल मतलब जो टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप करने का ट्राई कर रहे हैं वो हम लोगों के बजट में है क्या। और ऑपरेशनल मतलब हम लोगों ने टेक्नोलॉजी देख लिया, इकोनॉमिकल भी है, हम लोगों के बजट में भी है, तो हम लोगों के सारे ऑपरेशंस वो फुलफिल कर सकता है या कुछ मिसिंग है, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। तो फिजिबिलिटी स्टडी होगा और उसके साथ में हम लोग देखेंगे कि हाँ, हम लोगों का एग्जैक्टली हम लोगों का फाउंडेशन क्या है, हम लोगों के रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर उसके लिए अवेलेबल है या कस्टमाइज ही बनाना पड़ेगा, ये सब देखेंगे। और बाकी हम लोग के कॉम्पिटिटर्स जो है या मार्केट में बाकी सप्लायर्स जो है उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि वो कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो जो हम लोगों को सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उससे हम लोगों का रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सकता है क्या। अगर हो सकता है तो ठीक है, कहीं पे अगर चेंजेस की ज़रूरत है तो उस पर हम लोग री इंजीनियरिंग करेंगे। री इंजीनियरिंग मतलब एग्जिस्टिंग जो आपके पास चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करो, मॉडिफाई करो, चेंज करो, अपडेट करो, डिलीट करो और वापस फिर एक नया प्लान लेके आओ कि कहाँ पे हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। और अगर हम लोगों ने जो इंजीनियरिंग अप्लाई किया है, हम लोगों ने जो चेंजेस सोचे हैं, अगर वो चेंजेस अगर बन रहे हैं प्रॉपरली, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वो सेम चेंजेस को हम लोग डिप्लॉय करेंगे, मतलब काम चालू करो उस पर। और एक होता है पोस्ट प्रोजेक्ट। पोस्ट प्रोजेक्ट मतलब एक प्रोजेक्ट बन गया है, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है जो हम लोगों को रिक्वायर्ड है,
तो अभी हम लोग वो देखेंगे कि इसमें जो मिसिंग है उसको हम लोग कैसे फुलफिल कर सकते हैं या उसको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। वो आपका पोस्ट प्रोजेक्ट होगा कि जो हम लोगों ने बनाया है उसमें सर्टन चीजें अभी भी मिसिंग है, सर्टन चीजें अभी भी ढंग से हो नहीं रहा है, बराबर है, या कोई फंक्शंस प्रॉपर अभी भी वर्क नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने जो पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर डिमांड किया था वो अभी भी फुलफिल नहीं हो रहा है। ऐसे XYZ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वो आपका होता है DSDM, ये फ्रेमवर्क है आपका। सो जो हम लोगों ने SDLC पढ़ते हैं वो ही SDLC का एक अलग टाइप का थोड़ा सा डायग्राम है, बाकी कुछ नए इतने कोई इनोवेटिव बॉक्सेस नहीं है, ये खाली सर्टन वर्ड्स है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अगर मतलब हम लोग को ऐसे से पता है तो इंजीनियरिंग क्या होता है वो हम लोग को पता चलेगा। इंजीनियरिंग का मतलब हमेशा एक नया सॉफ्टवेयर बनाना नहीं होता है, बहुत बार एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, मॉडिफाई करना, चेंजेस करना और उसको बेटर बनाना, ये भी काम होता है इंजीनियरिंग का। सो समटाइम्स इट माइट पॉसिबल कि हम लोगों का एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर प्रॉपर नहीं है तो उसको हम लोग बेटर बनाने का ट्राई कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी मीन बाय इंजीनियरिंग। सो ये आपका यहाँ तक हम लोग रखते हैं। बाकी यहाँ से टाइम बॉक्सिंग जो है ये तो ऑलरेडी मैंने समझा दिया आपको। टाइम बॉक्सिंग क्या रहेगा, एक स्पेसिफिक डेडलाइन रहेंगे, उसको आपको वही टाइम में आपको डिलीवर करना ही पड़ेगा चीज़ों को। 2 to 6 वीक्स का टाइम होता है टाइम बॉक्सिंग में, मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में काम खत्म करना है, तभी हम लोग टाइम बॉक्सिंग फॉलो करते हैं। मैंने आपको वो डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया, T/3 वाला हम लोग पैटर्न फॉलो करते हैं। टोटल टाइम जो भी रहेगा आपका डिवाइड बाई 3। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक सेम कोडिंग को कीप ऑन वर्किंग ऑन द सेम कोडिंग एंड ट्राई टू मेक इट एज प्रॉपर और एज परफेक्ट एज पॉसिबल। एग्जाम्पल क्या होगा एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज XP, उसको हम लोगों ने वही सेम कोडिंग पे हम लोगों ने वर्क करके और बेटर बना के विंडोज 7 लेके आए, वही सेम कोडिंग को और बेटर बना के हम लोग विंडोज 8, 8.1 लाए, विंडोज 10 लाए, दैट इज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। देन टेकिंग गुड प्रैक्टिस ऑफ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, इफ कोड इज रिव्यू तो कोड कंटिन्यूअस रिव्यू करते रहेंगे, अच्छा टेस्टिंग कंटिन्यूअस चलते रहेगा, एक बार इंप्लीमेंट होने के बाद भी कंटिन्यूअस हम लोग देखते रहेंगे। वही आपको सॉफ्टवेयर के हमेशा अपडेट्स आते हैं ना, और जो अपडेट्स आते हैं उसमें हम लोग देखेंगे कोई बग्स है या एरर्स है, और वो कौन से टाइप के एरर्स है, तो कौन से टाइप के एरर्स को आपको पहले सॉल्व करना है। तो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट जो होता है उसमें कौन से बग्स या एरर्स पे हम लोग पहले फोकस करते हैं वो भी देखना है। आज वो टॉपिक रह गया है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपको अलग से लिखाऊंगा वो टॉपिक, तो आपको अगेन समझ में आएगा कि हम लोगों को कौन से एरर्स या बग्स को पहले सॉल्व करना है, किसको हम लोग बाद में सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। सिंप्लिसिटी होना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं लाने, एक काम बहुत सिंपल वे में हो रहा है तो क्यों उसको हम लोग कॉम्प्लिकेट बनाएंगे, डिफिकल्ट बनाएंगे अपने और यूजर दोनों के लिए। उसके आगे डिजाइन्स आपके क्लियर होने चाहिए। बहुत बार अगर डिजाइन्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो उसकी वजह से भी हम लोगों का जो सॉफ्टवेयर है उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक से पॉइंट्स है, कोई टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है। जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो मैंने सारे डिटेल में आपको एक्सप्लेन किए। लिमिटेशंस क्या रहेंगे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के वो आपको यहाँ पे दिए। लिमिटेशंस ये है कि हम लोग एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में जो नॉलेजेबल पर्सन है, अब मैं बोलता हूँ कि विंडोज XP से भाई मेरे को विंडोज 7 बनाना है, तो जिसको विंडोज XP बनाना ही नहीं आता है या वो जो OS में हम लोगों ने कोडिंग किया उसका नॉलेज ही नहीं है, उसके लिए विंडोज 7 बनाना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उसको XP ही नहीं पता। तो बेसिकली एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का ये लिमिटेशन होता है कि जो आपके नॉलेजेबल डेवलपर्स है, जिसको वो डेवलपमेंट का नॉलेज है, वो ही उसको और बेटर बना सकते हैं। आप कोई नए बंदे को पकड़ के लाओगे और बोलोगे कि भाई इसको बेटर बना, तो वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग वहां पे अप्लाई नहीं होगा। आपके कंटिन्यूअस सालों से जो डेवलपर उस पर काम कर रहे हैं वो ही अगर होंगे तो ही वो बेटर अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो यहाँ पे वही आपको सर्टन पॉइंट्स दिए हुए हैं। प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्क्रम है, स्क्रम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आज वो यहाँ पे दिया हुआ है। सो देखो मैंने बहुत प्रॉपर वे में डायग्राम के साथ आपको दिया है और वो सेम चीजें आपको पढ़ने हैं अभी। तो जो मैंने आपको SE के नोट्स में बताए थे वो सर्टन चीजें काम के वो सेम यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, वो यहाँ पे डाले हैं मैंने, जो आपको ऑलरेडी वहां से बता दिया मैंने। सो की रोल्स क्या रहेंगे स्क्रम के, स्प्रिंट क्या होता है, स्प्रिंट मैंने आपको बताया, डेली स्क्रम चलता है, वो एक रिव्यू मीटिंग होता है। तो ऊपर जो भी डायग्राम में हम लोगों ने समझा था ना, ये पूरा उसका यहाँ पे थियरी दिया हुआ है। ओके
स्प्रिंट बर्न चार्ट क्या होता है? बर्न डाउन चार्ट। स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट का मतलब होता है कि भाई पहले मेरे पास 30 दिन थे, अब 27 बचे, 26 बचे, वापस 2 दिन कहीं पे तो एक्स्ट्रा मैंने निकाल लिए एक कोई काम जल्दी करके, अभी मेरे पास और टाइम कम है, और टाइम कम है, और कम है। तो ये टाइम आपका कम होते जा रहा है, डेज आपके कम होते जा रहे हैं, और उसके सामने आपका कितना काम कम हो रहा है ये आपको देखना है। या इट माइट पॉसिबल कि आपके पास इतने ही घंटे बचे हुए हैं। तो जैसे एक टाइम क्लॉक चलता है, टाइम बॉम्ब चलता है, ऐसे हम लोगों का स्प्रिंट का एक बर्नआउट चार्ट चलता है कि ओके अभी आपके पास इतना टाइम है, इतना टाइम है, तो इतने टाइम में आपका इतना काम हुआ नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ है तो आपको कोई भी वे में वो करना ही करना है। ओके सो ये तो आपका ऊपर डायग्राम्स जो हम लोगों ने पढ़े उसका एक्सप्लेनेशन है, ये डायग्राम के एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिए। ये जो स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर चालू करते हैं और उसके साथ में टाइप्स ऑफ जो बग्स है, एरर्स है, वो समझते हैं। तो आज मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे बिकॉज इसके आगे के पॉइंट्स वापस इसी के ऊपर बेस्ड है। तो जो मैंने स्क्रम सिखाया है नोट्स में है आपके पास, स्प्रिंट समथिंग विच वी ट्राई टू अकम्प्लिश एट अ फास्टर पेस, दैट इज व्हाट वी मीन बाय अ स्प्रिंट। तो वो क्या होता है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, मैंने आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया है। आपको वापस उसको एक बार पढ़ना है सो दैट नेक्स्ट टाइम जब मैं इसके आगे का चीज़ें कंटिन्यू करूँ तो आपको अच्छी तरीके से वो चीज़ें समझ में आए। ओके तो अभी डायरेक्ट नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, चलो।